वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी टेस्ट नंबर 443 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रॉब्लम्स के लिए। फोकस करेंगे साइंस के प्रश्नों पर और इसमें भी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा कि आंसर क्या होगा। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान है काफ़ी। पढ़ा होगा आपने, पहले देखा होगा, सॉल्व किया होगा। सर्वप्रथम सबसे पहले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रस्तुत की, बताइए। वॉटसन एवं क्रेग, डी लैमार्क, चार्ल्स डार्विन या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के नियम और आनुवंशिकता का पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं है। डार्विन नहीं है जिसने फिलॉसफी जूलॉजिक लिखी है। लैमार्क वो भी नहीं है। डार्विन ने लिखा है नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। इसका उत्तर है वॉटसन एवं क्रिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने। तो 1953 में जेम्स डीवे वॉटसन पूरा नाम है और हैरी कॉम्पटन क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक प्रयोग किए। ग्रेगर मेंडल द्वारा जीव विज्ञान की समस्याओं हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय विश्लेषण एवं गणित का उपयोग किया गया। देखिए ये नंबर इम्पोर्टेंट है क्योंकि मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए थे मेंडल ने, 7 वर्षों तक किए थे। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और आनुवंशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है मेंडल को, ये भी करेक्ट है। थर्ड वाला भी करेक्ट है। तो डी है इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवंशिकता को समझने में प्रगति हुई जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए तथा जीवों की वंशागति के नियम को प्रस्तावित किया या प्रतिपादित किया। मेंडल को आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है क्योंकि आनुवंशिकता की खोज सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले उपयोग करने वाले ये मेंडल ही थे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब गुणसूत्र जो होते हैं ना आपके अंदर 46 होते हैं। और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। और शिशु के लिंग निर्धारण में अंडाणु एवं शुक्राणु दोनों की आनुवांशिक संरचना का महत्व होता है, बताइए। देखिए 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, यानी 23 जोड़ी कितने हो गए? 46 गुणसूत्रों के। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। गुणसूत्र क्रोमोसोम एक ही बात है। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है, बिल्कुल होता है। शिशु के लिंग निर्धारण में, यानी शिशु महिला होगा, मतलब बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका निर्धारण केवल शुक्राणु द्वारा होता है, अंडाणु द्वारा नहीं, याद रखिएगा। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, केवल 1 और 2 करेक्ट है। तो कथन 3 सही नहीं है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कितने? 46 गुणसूत्र हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, जिसमें से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक समान होते हैं। जिनमें से 23 जोड़े होते हैं, इनमें से 22 जोड़े जो है नर और मादा में बिल्कुल एक समान होते हैं। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिंग क्रोमोसोम। मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है और नर में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त बाई क्रोमोसोम भी होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। समझ में आ गया? 23 जोड़े होते हैं टोटल, उनमें से 22 जोड़े होते हैं नर और मादा में समान होते हैं। 23 में से 22 जोड़े, इन्हें क्या बोलते हैं? इनको अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है और नर में एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ, एक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त या साथ साथ कह सकते हैं बाई क्रोमोसोम भी होता है जो नर लक्षण का निर्धारक होता है, याद रखिएगा। अब देखिए शिशु के लिंग निर्धारण में केवल शुक्राणु ही आनुवांशिक संरचना महत्वपूर्ण होती है। केवल शुक्राणु की ही आनुवांशिक संरचना महत्वपूर्ण होती है। यदि मादा अंडाणु का निषेचन एक्स क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से होगा तो युग्मनज मतलब जायगोट फीमेल बनेगी, और इसके विपरीत यदि वाई क्रोमोसोमधारी शुक्राणु से होगा निषेचन तो नर संतति जन्म लेगी, मतलब बालक जन्म लेगा। तो अब इतना तो पता चल गया होगा। यदि किसी महिला को लगातार जो है वो बालिका
हो रही है या फिर फीमेल हो रहा है तो उसका दोष किसके पास है? केवल और केवल पुरुष के पास है। केवल और केवल पुरुष के पास है, क्योंकि पुरुष के पास क्या है? वाई क्रोमोसोम भी है। पुरुष के पास क्या है? वाई क्रोमोसोम भी है और क्या है? एक्स क्रोमोसोम भी है। और फीमेल के पास क्या है? केवल एक्स क्रोमोसोम, मतलब अंडाणु। तो अंडाणु यदि पुरुष के एक्स से जाएगा तो फीमेल बनेगी, वाई से जाएगा तो मेल बनेगा। बार बार इसका एक्स पर जा रहा है तो महिला महिला महिला, हर बार जो है बेटी ही जन्म लेगी हमेशा। तो सबसे शिशु के लिंग निर्धारण में कौन हो गया? शुक्राणु। शुक्राणु रखने वाला कौन? पुरुष, याद रखना। फिर महिला को दोष मत देना कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। इसके खोजकर्ता जॉर्ज वीडल और एडवर्ड टेटम है। देखिए, उत्परिवर्तन को बोलते हैं इंग्लिश में म्यूटेशन, जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उनमें। इसके खोजकर्ता कल ही तो बताया था, ह्वागो डिब्रिज है। किसने दिया था उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत? ह्वागो डिब्रिज। थर्ड को एलिमिनेट करो जहाँ पर है, केवल एक और दो करेक्ट है यहाँ पर। तो देखिए, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन थ्योरी वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। पराबैंगनी किरणें जीवों के उत्परिवर्तन पैदा कर देती हैं, जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, डीएनए किसी भी जीव में आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है और किसी भी जीव के प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित होते हैं। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो डीएनए किसी भी जीव में आनुवंशिक सूचना का वाहक होता है, किसी भी जीव के प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित होते हैं। अगर यहाँ आरएनए होता तो गलत होता आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से आनुवंशिक रोग हैं? हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता और थैलेसीमिया। बताइए कौन कौन से इसमें जेनेटिक डिसीज़ हैं, आनुवंशिक रोग हैं, आनुवंशिक विकार हैं। बिल्कुल, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है, वर्णांधता भी एक आनुवंशिक विकार है, थैलेसीमिया भी एक आनुवंशिक विकार है। तीनों के तीनों आनुवंशिक रोग हैं, तो करेक्ट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा डी। हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड, किसी को छोटी सी चोट भी लगती है तब भी जो है रुधिर का थक्का नहीं जमता और रुधिर बहता रहता है, बहता रहता है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? रंगों में भेद नहीं कर पाता, लाल और हरे में। थैलेसीमिया भी ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। यह एक आनुवंशिक विकार है। इस रोग में रक्त का थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है, जिसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट लगने से भी ब्लड मतलब रक्त निकलना बंद नहीं होता। उपरोक्त लक्षण निम्नलिखित में से किसी रोग से संबंधित हैं? तो अभी बताया था। तो यह एक आनुवंशिक विकार है, तो मधुमेह आनुवंशिक विकार तो है नहीं। टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हीमोफीलिया रोग में रुधिर के थक्का बनने से संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित होता है। यह एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण एक आहत व्यक्ति के शरीर में एक छोटी सी चोट लगने से भी रुधिर निकलना जो है वो बंद नहीं होता। एक जेनेटिक डिसीज़ है, वर्णांधता थैलेसीमिया की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से क्रोमोसोमीय विकारों का उदाहरण है? कौन कौन से हैं इसमें क्रोमोसोमीय विकार? मतलब गुणसूत्रों में विकार। अच्छा, गुणसूत्रों में विकार होता कैसे है? मान लीजिए नॉर्मल कितने 23 जोड़ी गुणसूत्र है ना अपने में, मतलब 46 हैं। तो 46 की जगह अगर 45 हो गए तो फिर क्या है वो? 46 की जगह अगर 45 हो गए तो वो भी एक गुणसूत्र विकार हुआ ना। अगर एक ज़्यादा हो गया, मतलब ये 45 कैसे हो गया? कम हो गया ना 46 में से। अगर एक ज़्यादा हो गया, 46 की जगह 47 हो गए, तब भी एक गुणसूत्र विकार है वो, देखा जाए तो। डाउन सिंड्रोम में प्लस हो जाता है, मतलब 46 की जगह 47 हो जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम में 46 की जगह 45 हो जाते हैं। और क्लाइनफेल्टर, ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्रोमोसोमीय विकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या होती है 46, यानी 23 जोड़े होती है। इनमें से 22 जोड़े अलिंग होते हैं, जैसा अभी बताया, और एक जोड़ा होता है लिंग सूत्रों का। कभी कभी बिरले ही सही व्यक्ति में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है, यानी 46 के स्थान पर हो गए 47, या कभी कभी क्रोमोसोम में का एक जोड़ा कम हो जाता है। मतलब इन स्थितियों को क्रमशः क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम की द्वि अर्धसूत्री या फिर द्वि न्यून सूत्री कहा जाता है। ऐसी स्थिति के प्रभाव से उस व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाते हैं जिसमें ऐसा होता है।
क्रोमोसोमीय विकारों के उदाहरण डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर सकता? लाल, काला, हरा। तो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं वर्णांधता को। रेड, ग्रीन में जो है वो भेद नहीं कर सकता, मोस्ट कॉमन है ये। काला नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3। तो कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक विकार, एक जेनेटिक डिसीज़ है जो कि लाल एवं हरे रंग संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता और यह विकार जो है एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। यह एक जेनेटिक डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति यानी एक कम हो गया। 46 होना चाहिए था ना नॉर्मल, तो अब नॉर्मल है, 45 है। ऐसी नारी जो है वो बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए डाउन सिंड्रोम कहने को डाउन है लेकिन इसमें 47 होते हैं, एक ज़्यादा होता है। और टर्नर सिंड्रोम है इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो टर्नर सिंड्रोम इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम XO की स्थिति। ऐसी जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, वो बांझ होती है क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लक्षणों का अभाव होता है। ये स्थिति है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा नहीं। बात करें डाउन सिंड्रोम की, तो इस आनुवांशिक विकार का लक्षण या कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का होना है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति छोटे कद का होता है, छोटी गोल गर्दन वाला होता है, जीभ में उसकी खांचा होता है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली में अभिलाक्षणिक पाल्म कीज होता है और शारीरिक और मानसिक रूप से जो है वो अवरुद्ध होता है उसका शरीर। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो हैं वो क्रोमोसोमीय विकार हैं, याद रखिएगा, और जेनेटिक भी। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।